जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी सीजीएल जो हमारा टारगेट एग्जाम है इस वक्त, जिसके लिए चैनल शुरू किया गया है, जैसा कि चैनल का नाम भी रखा गया है घटना चक्र एसएससी ओरिएंटेड इस चैनल को हम लोग बना रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस चैनल के ऊपर एसएससी की बहुत ही उम्दा क्लासेस आपके लिए दें, जिसके लिए वास्तव में आप हमसे उम्मीद भी करते हैं कि सर घटना चक्र अगर एसएससी चलाएगा तो किस लेवल का चलाएगा। तो वास्तव में वो लेवल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको, जरूर आप लोग कमेंट किया करिए। मैं अजय गुप्ता आपको पूरा प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा आपकी हर उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। बस आपका मुझे सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। वीडियोस पे प्रॉपर लाइक एंड शेयर आने चाहिए ताकि लोगों तक पहुंचे, लोगों तक जाए और लोग भी सीखें समझे जाने कि हाँ, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है सीजीएल के लिए। क्योंकि सीजीएल की इंग्लिश पढ़ाने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे, मतलब गिनती नहीं है। हकीकत यह है बेटा कि किसके पढ़ाने से आपका भला होने वाला है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी टीचर्स, आई एम जस्ट सेइंग कि हमारे पढ़ाने से अगर आपका भला हो रहा है तो मैं अच्छा हूं आपके लिए। किसी और के पढ़ाने से आपका भला हो रहा है तो वो अच्छा है आपके लिए। डज नॉट मैटर कि हम किसी व्यक्ति के नाम लें। तो बेहतर होगा कि आप हमें ज़रूर बताएं कि हमारे पढ़ाने से मेरे पर्सनल, अगर मैं अपनी इंग्लिश के बारे में बात करूं तो मेरे इंग्लिश के कंटेंट से कितना ज़्यादा आप सेटिस्फाइड हैं, कितने लेक्चर्स में आपने वास्तव में सीखा है कि सर जानने का प्रयास किया, वास्तव में पहली बार चीज़ों को जानने और समझने का मौका मिला। और आगे के लेक्चर्स में भी आप ज़रूर इस तरह के कॉमेंट करते रहें कि हाँ सर, क्या आप नहीं सीख पा रहे हैं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं, ज़रूर हमको बताया करिए। ठीक है, चलिए हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने लेटर शुरू किया था। लेटर क्या होता है, फिर वर्ड क्या होता है, फिर वर्ड के अंदर हमने कुछ बहुत सारे वर्ड्स देखे थे, लाइक एब्जॉर्ब देखा था, एक्विट देखा था, एग्जेम्प्ट देखा था ना। तो इनके यूसेज हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने कल वर्ड स्टार्ट किया था और वर्ड के अंदर हमने एक देखा बेटा, एब्जॉल्व क्या है, एक्विट क्या है, एग्जेम्प्ट क्या है, एक्सक्यूज क्या है, पार्डन क्या है, फॉरगिव क्या है ना। ये सारे वर्ड्स हमने कल देखे थे और इनकी खास बात ये थी कि इन सभी शब्दों का एक ही मतलब था, माफ करना। इन सभी शब्दों का एक ही मतलब था, माफ करना। बस ये ध्यान रखना बेटा कि जो माफ करना की इंग्लिश है वो अलग अलग सेंस में आती है। एब्जॉल्व एक्विट क्राइम के लिए आता है, ये बात हमने कल भी कही थी। एग्जेम्प्ट किसी रेवेन्यू को माफ करने के लिए आता है। एक्सक्यूज, पार्डन एंड फॉरगिव ये आता है किसी मिस्टेक के लिए माफ करने के लिए। जब हम किसी मिस्टेक को माफ करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सक्यूज, पार्डन एंड फॉरगिव। ये कुछ शब्द लिखे गए हैं, इन शब्दों के बिहाफ पे हमें इन वर्ड्स को समझना सीखना है। तो हमने कल हमने आपको जो कल है, कल के डेट में एब्जॉर्ब डिस्कस किया था, एक्विट डिस्कस किया था कि एब्जॉर्ब क्या होता है, एक्विट क्या होता है। आज हमको जो सीखना है, आज जो सीखना है वो हमको सीखना है एग्जेम्प्ट क्या होता है, एक्सक्यूज क्या होता है, पार्डन क्या होता है, फॉरगिव क्या होता है। मतलब ये जानना है कि आखिर व्हेन टू यूज दीज वर्ड्स, व्हाट आर द करेक्ट सिचुएशन वेयर वी आर सपोज टू यूज एग्जेम्प्ट, एक्सक्यूज, पार्डन एंड फॉरगिव। ये हमको समझना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चूंकि होता क्या है कि जल को जल बोलना, पानी को पानी बोलना बड़ा फर्क होता है। ऐसा नहीं है कि आप पानी की जगह जल बोल देंगे, जल की जगह पानी बोल देंगे, दोनों की प्लेस अलग अलग है। भाषा इसी का नाम है, भाषा शब्दों की कहानी होती है। अगर आप शब्द सही जगह पे यूज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप भाषा सीख भी नहीं पाएंगे डियर। इसलिए बहुत जरूरी है कि सही सिचुएशन जाने आप। तो कल हमने आपको एब्जॉल्व सिखाया कि माफ करना कि इंग्लिश एब्जॉल्व कब लिखते हैं, एक्विट कब लिखते हैं। आज सीखते हैं डियर एग्जेम्प्ट कब लगाते हैं, ये सब सीखते हैं। आइए, पहला वर्ड है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है माफ करना। इसका मतलब होता है माफ करना। तो हम जब भी कभी माफ करेंगे, कोई ना कोई पर्सन होगा जिसको हम माफ करेंगे, वही हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जेम्प्ट का मतलब माफ करना, यही एग्जेम्प्ट हमारा क्या बन जाएगा भैया, माफ करना कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जिसको हम माफ करेंगे कोई तो होगा, जो होगा वो कोई पर्सन होगा, कोई चीज नहीं होगी जिसको माफ करेंगे आप। जिस चीज से माफ करेंगे डियर, वो कोई टैक्स हो सकता है, वो कोई फीस हो सकता है, मतलब सम काइंड ऑफ रेवेन्यू, बेसिकली सम काइंड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है,
तो जिस चीज से आप माफ कर रहे हो वो भी कोई चीज है। अच्छा, ये भी तो नाउन है, जैसे ये नाउन है somebody, तो ये नाउन भी वर्ब के बाद लिख रहे हो। तो आपको पता है कि वर्ब के बाद लिखा गया नाउन या प्रोनाउन क्या काम करता है? वर्ब के बाद लिखा गया नाउन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है। बोलो हाँ। तो अगर ये नाउन वर्ब के बाद लिखा गया है तो ये इसी का ऑब्जेक्ट है। तो वैसे ही ये भी तो नाउन वर्ब के बाद ही लिखा गया है, तो ये भी क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। लेकिन आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो लोगों का होता है, एक वर्ब का होता है, एक प्रेपोजिशन का होता है। तो अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इस वर्ब का बन चुका है तो ये वाला ऑब्जेक्ट इस वर्ब का तो बन नहीं पाएगा। तो इस वाले ऑब्जेक्ट को आप उस वर्ब का ना बनाकर अब किसका बना दे? प्रेपोजिशन का बना दे। इसका मतलब यहाँ प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, ये नीड है, आपको मैं एहसास करा रहा हूँ कि आखिर प्रेपोजिशन ना लगाएं तो सर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बेटा, अगर प्रेपोजिशन नहीं लगाओगे तो उस ऑब्जेक्ट को किसका मानोगे? क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट इससे जुड़ गया, तो आखिर वो वाला ऑब्जेक्ट किससे जुड़ेगा? तो उसको जोड़ने के लिए वी नीड अ प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे एक प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, एंड इट इज ऑलवेज फ्रॉम। इट इज ऑलवेज फ्रॉम। एक एग्जाम्पल से बात को समझाया, मैंने कहा ही एग्जेम्प्टेड, ही एग्जेम्प्टेड मी। देखो एग्जेम्प्ट वर्ब है, इसने माफ कर दिया। किसको माफ किया? पहले वो ऑब्जेक्ट लिखो, पर्सन जिसको माफ किया वो ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट है। जिस चीज से माफ किया, मान लो मेरी फीस माफ कर दी, तो हमने कहा यहाँ फीस लिखने से पहले ही एग्जेम्प्टेड मी, तो ये फीस नाउन हो गया। इस वाले ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हमें ये प्रीपोजिशन मेंशन करनी पड़ेगी फ्रॉम। तो ही एग्जेम्प्टेड मी फ्रॉम माय फीस, इसने मुझे मेरी फीस से मुझे माफ कर दिया, ये कह रहा है। तो ही एग्जेम्प्टेड मी फ्रॉम माय फीस। तो कुल मिला के ये फ्रॉम क्यों लगाना पड़ा, बात समझ में आ रही है? ये फ्रॉम इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि ये जो नाउन है ऑब्जेक्ट उस वर्ब का नहीं हो सकता, तो इसको किसी ना किसी का बनाना पड़ेगा। तो किसका बनाएंगे? किसी प्रेपोजिशन का। एक बार आप देख लें, समझ लें फिर से एक बार, क्या ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्या ये बात समझ आ गई या नहीं? अगर मैं इसकी मीनिंग आपसे पूछूं डियर ना, तो इसकी जो मीनिंग है वो जरा समझो। पता है इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि उसने मेरी फीस माफ कर दी। उसने मेरी फीस माफ कर दी। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि उसने मेरी फीस माफ कर दी, तो पता है लड़का क्या करता है? ट्रांसलेशन। लड़का ट्रांसलेशन करता है ऐसे, लिटरली ट्रांसलेट कर देता है। वो क्या लिखेगा? ही एग्जेम्प्टेड, ही एग्जेम्प्टेड माई फीस, ये ऐसे लिख दे। उसने मेरी फीस माफ कर दी, वो क्या लिखेगा? ही एग्जेम्प्टेड माई फीस, उसने मेरी फीस माफ कर दी। लेकिन मेरे भाई ये सेंटेंस गलत है। उसे लगता है कि हम हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं, तो हिंदी से इंग्लिश कैसे भी बना लेंगे, कैसे भी नहीं बना पाएंगे। एग्जेम्प्ट को ऐसे यूज नहीं करते। एग्जेम्प्ट को यूज करने का तरीका ये है कि पहले आप वर्ब लिखें तो उस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होगा, पहले वो लिखें, जिसको आपने माफ किया वो लिखिए। वो कोई पर्सन रहा होगा, इस पर्सन को जिस चीज से आपने माफ किया होगा, चाहे टैक्स माफ किया होगा, चाहे फीस माफ किया होगा, या किसी भी काइंड ऑफ रेवेन्यू को माफ किया होगा आपने, तो उसको लिखने से पहले आपको एक प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी फ्रॉम। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए वी नीड अ प्रेपोजिशन, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इस वर्ब के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो फिर इस हिंदी को, जो हिंदी लिखी गई है, इस हिंदी को इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। तो इस हिंदी की इंग्लिश ये नहीं है, इस हिंदी की इंग्लिश ये है, ही एग्जेम्प्टेड मी फ्रॉम माई फीस। ये सही इंग्लिश, ये गलत इंग्लिश है। बात समझ में आ रही? तो अगर ये बात समझ में आ जाए तो ठीक है, आइए आगे चलते हैं। फिर आगे बात करते हैं बेटा पर्डन की, एक्सक्यूज की, फॉरगिव की, इन सभी का मतलब अगेन होता है माफ करना। क्या होता है? माफ करना। अच्छा, फिर से वही बात, जिसको माफ करेंगे वो कोई ना कोई पर्सन रहा होगा, वही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बोलिए हाँ, वही हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इस बार जिससे माफ करेंगे वो चीज क्या है? वो कोई ना कोई मिस्टेक रही होगी, ये बात पहले से तय है, क्योंकि हमको पता है कि मिस्टेक्स के लिए ही हम एक्सक्यूज, पर्डन, फॉरगिव यूज करते हैं। तो फिर से वही बात, ये somebody हो गया इस वाली वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो भाई ये भी तो नाउन है, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट है, तो ये किसका बनेगा? ये किसी न किसी प्रेपोजिशन का बनेगा। तो याद रखो प्रेपोजिशन के तौर पर यहाँ पे क्या आता है? फॉर आता है।
अब एक एग्जाम्पल से बात को समझ लेते हैं, कैसे इसको लिखते हैं। यू शुड एक्सक्यूज हिम। देखो, यू शुड एक्सक्यूज हिम, तो एक्सक्यूज वर्ब के बाद ये इसका अपना ऑब्जेक्ट हो गया। एक्सक्यूज वर्ब के बाद ये उसका अपना ऑब्जेक्ट हो गया। यू शुड एक्सक्यूज हिम, फिर फॉर हिज मिस्टेक। हमने कहा कि कोई लड़का है जिसने कोई गलती कर दिया और आपने उसकी गलती के लिए आप उसको माफ़ नहीं कर रहे। अच्छा, गलती इतनी बड़ी भी नहीं कि माफ़ी ना दी जाए, मतलब बहुत सिली मिस्टेक, छोटी सी गलती, ह्यूमन एरर बोल सकते हो, फिर भी आप माफ़ नहीं कर। तो मैंने आपको सलाह दिया, मैंने कहा भाई आप ही का बच्चा है और आप ही का शागिर्द में रहना चाह रहा है, तो इतनी बड़ी गलती भी नहीं कर दिया है कि आप उसको माफ़ ना कर पाओ। तो मैंने कहा यू शुड एक्सक्यूज हिम, आपको माफ़ करना चाहिए। यू शुड एक्सक्यूज, माफ़ करना चाहिए किसको? इस आदमी को। देखो, माफ़ करना के बाद उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे जिसको माफ़ी मिल रही है। यही रिसीवर है, और रिसीवर ही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। नाउन प्रोनाउन वर्ब के बाद लिखे गए हैं तो ऑब्जेक्ट का ही काम करेंगे। बार बार बोल रहा हूं मैं, वर्ब के बाद लिखा गया नाउन और लिखा गया प्रोनाउन क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट का। वर्ब के पहले लिखा गया नाउन या प्रोनाउन क्या काम करता है? सब्जेक्ट का। तो इस एक्सक्यूज वर्ब के बाद ये प्रोनाउन लिखा गया है तो ये क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। अच्छा, हमको पता है मिस्टेक भी तो नाउन है, ये भी तो रहेगा ऑब्जेक्ट। अगर ये भी रहेगा ऑब्जेक्ट तो ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का तो हो नहीं पाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमने एक प्रिपोजिशन लगा दिया फॉर। यही आपको भरने के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यू शुड एक्सक्यूज हिम फॉर हिज मिस्टेक। ये फॉर लगाना क्यों पड़ा समझ में आ रहा है? क्योंकि बिना प्रीपोजिशन लगाए तुम इस ऑब्जेक्ट को किसका बनाओगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट लावारिस नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट किसी वर्ब का हो सकता है या फिर किसी प्रेपोजिशन का हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप ये पहले समझ पा रहे हैं कि अगर हम कहीं ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो फिर वो किसका है? या तो वर्ब का बनाओ या फिर प्रिपोजिशन का बनाओ, किसी न किसी का बनाना पड़ेगा। ये बात आप अगर याद रखेंगे तो बार बार आपसे गलतियां नहीं होंगी कि प्रेपोजिशन लगाएं या ना लगाएं। अगर ये संदेह दिमाग में चले, ये दिमाग में डाउट आए तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा बेटा एक्सक्यूज को ही दूसरी भाषा में पार्डन बोल देते हैं, फिर हम बोल लेते हैं फॉरगिव। क्यों भाई? आप चाहे जो बोल लो, आप चाहे बोलो यू शुड एक्सक्यूज हिम, आप चाहे बोलो यू शुड पार्डन हिम, आप चाहे बोलो यू शुड फॉरगिव हिम फॉर हिज मिस्टेक। ऐसा आ जाओ, एक दूसरा वर्ड भी हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक वर्ड है बेटा अपोलोजाइज। क्या वर्ड है? अपोलोजाइज। उसी से रिलेटेड इसलिए दे रहा हूं साथ में। अभी आपने ये सीखा, इंग्लिश जितनी भी सीखी थी, माफ करना को इंग्लिश में पार्डन बोलते हैं, एक्सक्यूज बोलते हैं, फॉरगिव बोलते हैं ना। आपका एग्जेम्प्ट है, आपका एब्सॉल्व है, एक्विट है, एक्सोनरेट है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। जो ये अपोलोजाइज है, इसका मतलब बेटा माफ करना नहीं होता, इसका मतलब होता है माफी मांगना। माफी मांगना। तुम जरा सोचो, जैसे आप जब हिंदी में लिखते हो कि माफ करना, ये वर्ब है, तो फिर इसके पहले क्या लिखा रहा होगा? यहाँ पे कोई सब्जेक्ट होगा जो माफ करेगा, जो माफ करने का काम करेगा, और फिर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा रिसीवर जो माफी रिसीव कर रहा होगा। भाई अगर ये आदमी माफ कर रहा है तो ये कौन रहा होगा? जो माफी पा रहा होगा, रिसीवर होगा। तो रिसीवर ही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब जब मीनिंग माफ करना की है तो आपको नहीं लगता कि आगे ऑब्जेक्ट आएगा? कोई तो होगा जो रिसीव भी करेगा। लेकिन जब मीनिंग माफी मांगने की है तो क्या माफी मांगना, जैसे हमने इसको हटा के माफी मांगना, ये वर्ब है। इस वर्ब के पहले भी कोई सब्जेक्ट होगा जो माफी मांग रहा होगा, कोई तो होगा जो माफी मांग रहा होगा। तो क्या इस बार यहाँ कोई रिसीवर आएगा? नहीं। क्यों? रिसीवर का मतलब वहां से कोई चीज चले, इसके पास आए, रिसीव हो। लेकिन ये तो उल्टा कह रहा है, इसमें तो कह रहा है कि माफी मांग रहा है। इसका मतलब यहाँ जो आदमी बैठा होगा ये माफी दे रहा होगा, ले नहीं रहा होगा। देने वाला रिसीवर नहीं होता, लेने वाला रिसीवर होता है।
कैसे नो? माफी मांगने के सेंस में यहाँ बैठा व्यक्ति ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब रिसीवर, और रिसीवर का मतलब लेने वाला, ना कि देने वाला। लेकिन ये क्या कर रहा होगा? ये दे रहा होगा और ये ले रहा होगा, क्योंकि माफी ये मांग रहा है, तो ये तो दे रहा है ना माफी। इसका मतलब है कि ये माफी मांगने वाले में इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। इसीलिए अपोलोजाइज के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं लिखते। आप ये नहीं कह सकते ही अपोलोजाइज्ड मी, असंभव। ही एब्जॉल्व्ड मी सही है, ही एक्विटेड मी सही है, ही एग्जेम्प्टेड मी सही है, ही पार्डन्ड मी सही है, ही फॉरगेव मी सही है, ही एक्सक्यूज्ड मी सही है। क्यों? क्योंकि सबका मतलब माफ करना है। तो अगर ही ने माफ किया तो मी ने माफी पाई, तो मी रिसीवर है, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये बात क्या यहाँ पे हो सकती है? अपोलोजाइज में ये बात हो सकती है? नहीं, क्योंकि अपोलोजाइज का मतलब माफी मांगना होता है, देना नहीं होता है। इसका मतलब डियर, जब तुम इतनी बात समझ जाओगे, तुमको समझ में आएगा कि इसके आगे हम जो यहाँ पे समवन लिखेंगे, तो ये समवन नो डाउट तो काम तो करेगा ऑब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि समवन है तो कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन तो रहा होगा ही। अरे समवन का मतलब कोई व्यक्ति तो रहा होगा ना। व्यक्ति से माफी मांगोगे तो व्यक्ति कौन होगा? तो नाउन होगा, तो प्रोनाउन होगा। अब वो नाउन प्रोनाउन क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि वर्ब ये है, अपोलोजाइज वर्ब है। अपोलोजाइज वर्ब है तो वर्ब के बाद लिखा गया नाउन प्रोनाउन क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। सवाल ये कि ये ऑब्जेक्ट किसका माने? ये ऑब्जेक्ट वर्ब का माने या प्रीपोजिशन का माने? अभी तक हम वर्ब का मान लेते थे, क्योंकि यहाँ वाला आदमी माफी देता था और यहाँ वाला लेता था। इस बार उल्टा है, इस बार कह रहा माफी मांग रहा है, तो वो ले रहा है, दे ये रहा है, तो ये रिसीवर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये आदमी जरूर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो कतई नहीं होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वर्ब का नहीं हो पाया तो फिर किसका होगा? प्रेपोजिशन का होगा। इसका मतलब डियर, यहाँ पे आपको एक प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी, तब जाके सेंटेंस सही हो पाएगा, एंड दैट इज टू। तो अब आपको समझ में आया होगा कि सर ही अपोलोजाइज्ड मी गलत है एंड ही एब्जॉल्व्ड मी सही है। वजह समझ में आ रही है कि आखिर एब्जॉल्व वाले में आगे प्रिपोजिशन तुरंत क्यों नहीं आई और अपोलोजाइज में क्यों आ गया? वजह वही है। आप नेचर को समझिए वर्ब के, कि ऑब्जेक्ट किसका है। अगर ऑब्जेक्ट वर्ब का ही है तो मत लगाओ प्रिपोजिशन, लेकिन लगे ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं है, प्रीपोजिशन का बनाना पड़ेगा, तो प्रिपोजिशन लगाना ही पड़ेगा। वो आदमी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिसीवर नहीं है। अगर रिसीवर नहीं है तो फिर प्रिपोजिशन तुमको लगाना ही पड़ेगा। तो अब आप बोलेंगे कि यू शुड apologize to your डॉटर। मैंने कहा यू शुड अपोलोजाइज टू योर डॉटर। आपको आपको माफ कर देना चाहिए, आपको माफ कर देना चाहिए, सॉरी, आपको माफी मांगनी चाहिए अपने पुत्री से। यू शुड अपोलोजाइज टू योर डॉटर। आपको अपनी पुत्री से माफी मान लो यू ने ऐसा कोई अपराध कर दिया, यू मान लीजिए पिता है उसका या माँ है उसकी, कोई भी है, और ऐसा अपराध किया है कि जो एक बाप या माँ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपने कर दिया, तो फिर समाज क्या कहेगा कि भैया कितनी सुंदर और कितनी पवित्र पुत्री आपके पास आई है। अच्छी बात इसी में है कि आप माँ बाप हैं, कम से कम बेटी से माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर देगी वो, गलती हो गई तो हो गई। यू शुड अपोलोजाइज, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, किससे? टू योर डॉटर। टू क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि हम ये रिसीवर नहीं है कि हम टू हटा दें, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। तो यू शुड अपोलोजाइज टू योर डॉटर। तो ये डॉटर यहाँ ऑब्जेक्ट भले है, लेकिन इस वर्ब का नहीं है, वो इस प्रीपोजिशन के साथ कनेक्ट होगा। तो यू शुड अपोलोजाइज टू योर डॉटर, तो समझते रहिएगा। तो यू शुड अपोलोजाइज टू योर डॉटर, तो अपोलोजाइज बाय टू आता है। अच्छा, जो मीनिंग अपोलोजाइज की है बेटा, वही मीनिंग बेग पार्डन ऑफ की भी होती है। बेग पार्डन ऑफ, बेग पार्डन ऑफ एक फ्रेज होती है, इसका मतलब भी वही होता है जो ऊपर लिखा है, माफी मांगना। देखो, क्षमा मांगना, बेग का मतलब मांगना, क्या मांगना? पार्डन, क्षमा, तो इसका मतलब भी होता है माफी मांगना। ठीक, जो आगे ऑब्जेक्ट आएगा समवन, जो आगे ऑब्जेक्ट के तौर पर कोई मुख्य व्यक्ति आएगा, तो उसके पहले आपको क्या लगाना है? ये ऑफ लगाना पड़ता है। मतलब सेम सेंटेंस आप इसको ऐसे लिखते, कैसे? ऐसे, आपने कहा कि यू शुड
बेग पर्डन ऑफ योर डॉटर। तो यू शुड बेग पर्डन ऑफ योर डॉटर। तो यू शुड एक मॉडल है बेटा, मॉडल के बाद जो भी आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है। अगर ये बात पता है ठीक, तो ना जान लो, मैं कई बार बोलूंगा ये बात। जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, ये बात दिमाग में रखना। कौन कौन सी मॉडल है? जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, डेयर, नीड, ना, विल, वुड, इन सभी को एक भाषा में क्या बोलते हैं? मॉडल्स बोलते हैं। मॉडल्स के बाद आने वाली वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो शुड यहाँ भी है, यहाँ पर भी, इसलिए वहां भी फर्स्ट फॉर्म लिखा है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म लिखा है। तो यू शुड बेग पार्डन ऑफ इज इक्वल टू यू शुड अपोलोजाइज टू, एक ही बात है, योर डॉटर। आप कैसे भी लिखो। तो कभी एग्जाम में बेग पर्डन आता है तो भरवाता है ऑफ आगे भरो, कभी एग्जाम में अपोलोजाइज आता है तो आगे भरवाता है टू आगे भरो। तो ये पता होना चाहिए पहले प्रिपोजिशन भी कैसे यूज करते हैं। तो अल्टीमेटली हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि एब्जॉल्व के बाद कैसे आप प्रिपोजिशन फ्रॉम को यूज करेंगे, एक्विट के बाद कैसे आप प्रिपोजिशन ऑफ यूज करेंगे, फिर एग्जेम्प्ट के बाद कैसे प्रिपोजिशन आप फ्रॉम यूज करेंगे, अपोलोजाइज के बाद कैसे आप टू यूज कर रहे हैं, तो क्यों यूज कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका बेटा हो गया वर्ड की कहानी पूरी, ये शब्दों के साथ कैसे खेलते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले लेटर का इजाद हुआ, लेटर बना, लेटर के बाद अल्फाबेट बने, अल्फाबेट के बाद हमारा वर्ड बना, और वर्ड के बाद क्या बना बेटा? वर्ड के बाद बना फ्रेज। क्या बना? फ्रेज। वर्ड के बाद अगर कुछ बना तो उसको बोलते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या है? जैसे लेटर से मिलकर मिलकर वर्ड बना था, तो वैसे ही वर्ड से मिलकर फ्रेज बनता है। कैसे? मैंने एक सेंटेंस कहा, a group of words which has a sense a group of words which has a sense but not complete sense is known as phrase, कहते हैं शब्दों का ऐसा समूह जिसका सेंस तो हो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सेंस तो हो बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा सेंस ना हो। ऐसा हो सकता है कि आपकी बातों को सुनकर कोई व्यक्ति लिसनर ये बोले कि सर बात जो आप बोल रहे हैं उसका मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन पूरा मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कहने क्या चाहते हैं आप। इसका मतलब जब तक कि पूरा मतलब ना समझ में आ जाए तब तक हम सेंटेंस नहीं बोलते उसको। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा कलेक्शन वर्ड्स का जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट में आया हो। लेकिन फ्रेज जो होता है वो मीनिंगफुल नहीं होता। उस फ्रेज का मतलब तो होता है, अनर्थ टाइप का नहीं होता, नॉनसेंस टाइप का नहीं होता, सेंसिबल होता है, बट उसको सुनकर, पढ़कर, लिखकर, देखकर हम पूरी बात को समझ नहीं पाते कि आखिर हमारा जो स्पीकर है, कहने वाला कहना क्या चाह रहा है, हम समझ नहीं पाते। एक एग्जाम्पल से बात को थोड़ा समझते हैं। मैंने कहा इन द रिवर, देखो ये वर्ड से मिलके बना है, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, तीन वर्ड से मिलके बना अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सेंस, जिसका एक सेंस तो हो बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं बेटा। तो ये फ्रेज है, क्योंकि अभी इसका मतलब ये है नदी में, नदी में। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि नदी में क्या हो रहा है? नदी में इतना समझ में आ गया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा नदी में कौन किसको मार रहा है, कौन किसको नहला रहा है, कौन खुद कूद रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मामला क्या है, कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो ये फ्रेज है, अभी सेंटेंस नहीं है। मैंने फिर कहा ऑन द रिवर। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाएंगे, सर ऑन द रिवर भी होता है क्या? हाँ बेटा होता है, ऑन द रिवर भी होता है, इन द रिवर भी होता है, इनटू द रिवर भी होता है, मतलब तमाम इंग्लिश है भाई। अब ये सब प्रेपोजिशन की कहानी है, प्रेपोजिशन की कहानी है। कभी हम जब प्रेपोजिशन डिस्कस करेंगे, अभी हमने प्रेपोजिशन आपको पढ़ाया नहीं बेटा, अभी हमने प्रेपोजिशन जो बेसिक लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में,
उसमें सिर्फ डिस्कस किया है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, इस पे चर्चा किया है। उसका चैप्टर नहीं ओपन किया। चैप्टर ओपन करेंगे वन बाय वन, अभी परेशान मत होइए। हम पहला चैप्टर आपका टेंसेस लेंगे, ठीक है ना, टेंसेस। तो इन द रिवर, ऑन द रिवर, इनटू द रिवर, ये सारे क्या है, फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस हैं। ऑन द टेबल, क्यों? क्योंकि इनका अपना मतलब तो है, इनका एक अपना मतलब तो है, विच हैज अ सेंस, का सेंस तो है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे बेटा, फ्रेज बोलेंगे। और जिस दिन हमने इन फ्रेजेस को कंप्लीट कर दिया, इनको हम सेंटेंस बोलते हैं। फिर इनको जैसे ही आप कंप्लीट कर देंगे, ये ऑटोमेटिक कहाँ कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सेंटेंस कहलाएंगे। तो अगली हेडिंग हमारी वहीं पे है, हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, सेंटेंस। तो सेंटेंस की परिभाषा बात समझ में आ ही जाएगी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which makes a group of words which makes a complete sense, जिसे complete sense होता है, is known as sentence। एक ऐसा शब्दों का समूह जिसका एक पूरा पूरा अर्थ हो, which makes a complete sense is known as sentence। मतलब शब्दों का ऐसा समूह हो जिसका पूरा पूरा अर्थ है, मतलब कहने वाला जो कहना चाहता हो, लिसनर तक पूरी की पूरी बात पहुंच जाए, तो उसको बोलते हैं भैया सेंटेंस। ठीक है, अब हमें ही समझना है कि क्या सिर्फ इतने से हम सेंटेंस को समझ जाएंगे? नहीं, सेंटेंस को समझने के लिए दो तीन बातें जानना जरूरी है, वो मैं वन बाय वन समझा रहा हूं। होता क्या डियर, कोई भी सेंटेंस अगर है, उसके दो चीज आपको चेक करनी है। एक तो वो चेक करना है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब कहने वाला, कॉन्टेक्स्ट का मतलब अपनी भाषा में तुम मीनिंग समझो कि मतलब कि उस सेंटेंस का कहने का मतलब क्या है, कहने वाला क्या कहना चाह रहा है, मीनिंग क्या है। एक दूसरा मतलब बेटा है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, ग्रामर। आपको सेंटेंस में दो चीज चेक करनी है, एक उसका कॉन्टेक्स्ट चेक करना है और एक उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेक करना है, उसकी ग्रामर कैसी है। मतलब जो बात आप कहना चाहते हो, जो बात आप पहले कहना चाहते हो, उसको कहने के लिए आपने कोई ना कोई ग्रामर तो इस्तेमाल किया होगा ना। तो किसी भी बात को अगर आपको कहना है किसी भी भाषा में, हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, ना इंग्लिश में, तो आखिर उस बात को कहने के लिए आप किसी न किसी पर्टिकुलर ग्रामर का इस्तेमाल करेंगे। तो वो पर्टिकुलर ग्रामर चेक कर लो सही है कि गलत, और उसका कॉन्टेक्स्ट चेक कर लो सही है कि गलत। अब जाके सेंटेंस सही या गलत का डिसीजन ले पाते हैं। मतलब कोई सेंटेंस सिर्फ इस बात से सही गलत नहीं हो जाएगा कि उसका कॉन्टेक्स्ट सही है तो सही हो गया ना, या उसका ग्रामर अगर सही है तो भी आप सही नहीं बोल पाएंगे। आपको दोनों सही करना पड़ेगा। अगर उस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट भी निकल कर आ रहा है सामने से, क्या क्या कहना चाह रहा है समझ में आ रहा है, और दूसरा वो जो बात कहना चाह रहा है उस बात को लिखने के लिए, कहने के लिए जो ग्रामर आपने इस्तेमाल किया है वो ग्रामर सही है, तब जाके वो सेंटेंस सही होगा। वरना आपके एग्जाम्स में सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करने के लिए आते हैं एग्जाम्स में सवाल कि सर पता करिए इसमें एरर क्या है। तो एरर फाइंड आउट करते वक्त मैंने अक्सर देखा है अपने टीचिंग करियर में, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर को फोकस करते हैं। मतलब उनको लगता है कि बस ये देखो किस टेंस में लिखा गया है, टेंस सही है तो सेंटेंस सही हो गया ना। केवल ग्रामर सही होने से सेंटेंस सही हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेंटेंस सही तब होगा जब ग्रामर तो सही हो, साथ ही साथ कॉन्टेक्स्ट भी सही हो। So if the context and grammatical structure, grammatical profile of the sentence, if both are right, then only we can say now sentence is correct. और अगर if any of these is incorrect, तो sentence is completely incorrect. अब जैसे हमने लास्ट सेंटेंस में अभी यहाँ लिखा था इन द रिवर, ऑन द रिवर, इनटू द रिवर, इसको हम पूरा करें, अगर पूरा करें तो देखो, अगर हम पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, they are taking bath in the river।
दे आर टेकिंग बाथ इन द रिवर, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। मैं दोबारा दिखता हूँ, नहीं तो आपको शायद ऐसा लगे सर हाथ पे जोर डाल रहा है। कलर चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा सही है। फिर से वही आ गया क्या? नहीं सही तो है यार। दे आर टेकिंग, ओहो, दे आर टेकिंग बाथ इन द रिवर। अभी भी हल्का दिख रहा है नहीं, कोई बात नहीं, कलर चेंज ही कर लेते हैं। चलो देखो ये हो गया। फिर मैंने कहा कि द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। आप अगर ध्यान से देखो डियर, तो इस गिवन सेंटेंस में इन द रिवर ये फ्रेज है, इन द रिवर ये एक फ्रेज है, और ऑन द टेबल ये भी एक फ्रेज है। बोलो हाँ। मैंने कहा कि द बुक इज ऑन द टेबल, ये एक फ्रेज है। फ्रेज क्यों? क्योंकि इसका अपना मतलब तो है लेकिन पूरा मतलब नहीं है। ऑन द टेबल का मतलब ये वो टेबल पर, आगे पीछे की कहानी आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर मैं इस बात को पूरे सेंटेंस के साथ लिख दूं कि द बुक इज ऑन द टेबल, अब आप पूरी बात समझ जाएंगे कि किताब टेबल पर है। तो ये पूरा सेंटेंस है, यहां से यहां तक पूरा क्या हो गया, ये सेंटेंस है। लेकिन यहां से यहां तक क्या हुआ, फ्रेज है। वैसे यहां पर भी ये पूरा यहां से यहां तक क्या हुआ, सेंटेंस हुआ, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। और लेकिन यहां से यहां तक क्या हुआ, फ्रेज हुआ। तो कुल मिला के समझना है बेटा कि जो फ्रेज होता है वो शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका एक सेंस होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता। लेकिन अगर आप सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस वो होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है, उसको सेंटेंस बोलते हैं। एक बार आप देख लें 10 सेकेंड, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस की आगे की कहानी समझते हैं। जब सेंटेंस समझ में आ जाए, थोड़ी कुछ बातें और समझनी है यहाँ पे। जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा कि ही इज स्लीपिंग, फिर मैंने कहा आई एम स्लीपिंग, फिर मैंने कहा ही किल्ड मी, फिर मैंने कहा आई किल्ड हिम। ये कुछ सेंटेंसेस लिखे मैंने। हमको जानना समझना ये है कि इन गिवन सेंटेंस में बताना है इज इट राइट और रॉन्ग। मैंने अभी कुछ देर पहले डिफाइन किया बेटा आपको कि कोई भी सेंटेंस गलत सही किस चीज से होता है। इस चीज से होता है कि आप ये समझते हैं कि नहीं कि सेंटेंस को गलत सही करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी ग्रामर जिम्मेदार नहीं है। आम जनता 95 to 99% पीपल, स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं, वो यही मानते हैं कि अगर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है तो उसको हम करेक्ट मान लेते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है बेटा। लैंग्वेज कहती है कि कोई सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसको तुम बाद में चेक करना, पहले तुम ये चेक करो कि वो जो सेंटेंस है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। अगर वो बात कही जा सकती है, मतलब कहने वाली बात सही है, तो एक चीज सही हो गया, कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अभी भी आप ये श्योर नहीं है कि वो सेंटेंस सही है, फिर उस ये देखो कि उस बात को कहने के लिए जिस ग्रामर का इस्तेमाल किया गया है क्या वो ग्रामर सही है। अगर वो सही है तो सेंटेंस सही हो जाएगा।
तो अब जरा सेंटेंस पढ़ो। सेंटेंस लिखा है ही इज स्लीपिंग। किसी ने कहा भाई जरा कमरे में झांको और देखो राजेश क्या कर रहा है। तो आपने दरवाजा खोला, देखा, आपने कहा हाँ सर राजेश तो सो रहा है। राजेश सो रहा है मतलब ही इज स्लीपिंग। राजेश एक मेल पर्सन ही लगा लेंगे। तो अगर आपने कहा कि ही इज स्लीपिंग, तो ये बात कौन कह रहा है बेटा? एक बात जान लो पहले, कहने वाला हमेशा कौन होगा? स्पीकर। कहने वाला कौन होगा? हमेशा स्पीकर होगा। सुनने वाला कौन होगा? हमेशा लिसनर होगा। इसका मतलब स्पीकर कुछ कहेगा और लिसनर कुछ सुनेगा, ऐसा ही होगा। तो ये बात कौन कह रहा है? स्पीकर कह रहा है। अंडरस्टूड है? याद रखो स्पीकर दो बात कह सकता है। एक तो वो अपने बारे में बात कर सकता है, सेल्फ के बारे में, और एक वो अदर्स के बारे में बात कर सकता है, दूसरों के बारे में। ऐसा ही हो सकता है। कोई आदमी या तो अपने बारे में बात करेगा या फिर किसी और के बारे में बात करेगा। तीसरा ऑप्शन आपके पास नहीं बचता है। तो अगर ये बात लिखी गई है तो या तो स्पीकर अपने बारे में कुछ कह रहा होगा या फिर किसी और के बारे में कह रहा होगा। तो तुम ध्यान से देखोगे स्पीकर अपने बारे में नहीं कह रहा बल्कि ही के बारे में कह रहा है, दूसरे के बारे में कह रहा है। और क्या कह रहा है कि साहब ही स्लीपिंग, ये सो रहा है। चलो सेंटेंस सही हो गया। वह सो रहा है कॉन्टेक्स्ट है और इज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। हालांकि मैंने अभी आपको टेंस पढ़ाया नहीं, बट फिर भी जो पास्ट ज्ञान आपके पास है उसके बिहार पे समझने सीखने का प्रयास करिए। आगे हम टेंस पढ़ाएंगे। सेकंड सेंटेंस लिखा है आई एम स्लीपिंग। फिर से स्पीकर आया, स्पीकर ने कहा आई एम स्लीपिंग। इस बार स्पीकर क्या अदर्स के बारे में कह रहा है कि सेल्फ के बारे में कह रहा है? तो आप कहेंगे सर सेल्फ के बारे में कह रहा है, क्योंकि अपने बारे में कह रहा है मैं सो रहा हूं। तुम जरा सोच देखो, कोई आदमी अगर सो ही रहा होगा तो वो ये कैसे बोल पाएगा मैं सो रहा हूं? सोचो, 10 सेकेंड लो और महसूस करो क्या मेरी बात समझ में आ रही है। कि आप ये बोल सकते हो कि राजेश सो रहा है, दिनेश सो रहा है, मुकेश सो रहा है, लेकिन मैं सो रहा हूं ये कैसे बोलूंगा? अगर मैं सो ही रहा हूं तो ये बात बोलूंगा कैसे कि मैं सो रहा हूं? इसका मतलब तुम्हें लगता कि ये बात बड़ी वाहियात सी है, ये कोई भी आदमी कह ही नहीं सकता अपने बारे में, क्योंकि जब आदमी सो ही गया तो वो कैसे बोलेगा सो रहा हूं? इसका मतलब है कि मैं सो रहा हूं ये बात कोई जस्टिफिएबल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ये स्टेटमेंट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो गलत है। ग्रामर सही है, ग्रामर तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, यहां पर भी, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कॉन्टेक्स्ट गलत है, इसलिए सेंटेंस गलत है। आई एम स्लीपिंग गलत है। मैं सोने वाला हूं, सोने जा रहा हूं, ये सब बातें सही है, लेकिन सो रहा हूं ये सब बातें गलत है। थर्ड पे आ जाओ। लिखा ही किल्ड मी। देखो कि स्पीकर क्या कर रहा है? स्पीकर कह रहा है कि इस आदमी ने मुझको जान से मार डाला। स्पीकर अपने बारे में कह रहा है कि इस आदमी ने मुझे जान से मार डाला। तुम जरा सोचो, अगर उस आदमी ने मुझको जान से मार ही दिया था तो मैं बता कैसे पा रहा हूं? तो ही किल्ड मी जो लिखा गया है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जब स्पीकर मर गया तो स्पीकर ये कैसे बोल पा रहा है कि इस आदमी ने मुझे मार डाला? मरा हुआ आदमी बोलता है क्या? नहीं। इसका मतलब फिर से वही बात, इसका कॉन्टेक्स्ट वाहियात है, लेकिन ग्रामर सही है। ग्रामेटिकली सही लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो सही बात थी, लेकिन इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो गलत है। और कॉन्टेक्स्ट गलत हुआ या कोई भी एक गलत हुआ, सेंटेंस रॉन्ग होता है। आई किल्ड हिम, इसका मतलब क्या है कि मैंने मार डाला किसको? उस आदमी को। इस बार स्पीकर अपने बारे में कह रहा है। पता है आपको आपने कहा था क्या? कहते कहा कि मैंने ना उस आदमी को मार डाला। तो ये बात तो बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी को जान से मार के आइए और मुझे बताइए कि सर पता है मैं कल ना मुकेश को जान से मार डाला। तो ये बात तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आई किल्ड हिम, इसका कॉन्टेक्स्ट भी सही है और इसकी ग्रामर तो पहले सही थी कि हम लोगों ने इंडेफिनिट टेंस लगा रखा है पास्ट का, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो ये सेंटेंस सही हो गया। तो कुल मिला के सेकेंड और थर्ड रॉन्ग थे, फर्स्ट और फोर्थ सही थे। मतलब मैं बताना बस ये चाह रहा हूँ डियर कि अगर आप सेंटेंस की परिभाषा भी ठीक ठीक तरीके से सीख लेते हैं तो आप इंग्लिश को देखने का नज़रिया बदल जाएगा आपका। मतलब आपको नियम कानून अपवाद इन सब की नीड नहीं पड़ेगी, अगर आप अपना नज़रिया बदले पहले कि सेंटेंस को हम आज के बाद ग्रामर के बिहाफ पे जज नहीं करेंगे, हम सेंटेंस को उसके कॉन्टेक्स्ट, पहला प्रायोरिटी कॉन्टेक्स्ट होगा, दूसरा प्रायोरिटी हमारा ग्रामर होगा। इसके पहले आप क्या करते थे? पहले आप पहले ग्रामर चेक करते थे, फिर आप कॉन्टेक्स्ट देखते ही नहीं थे। आज के बाद आप ये करेंगे, पहले आप कॉन्टेक्स्ट चेक करेंगे, देन आप ग्रामर की तरफ मूव करेंगे, राइट? अगर ये बात तुमको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और एक सवाल आपके लिए मैं बता रहा हूं फिर से, मैंने एक सेंटेंस कहा, क्या बोल दूं?
एवरी बर्ड कांट फ्लाई इन द स्काई। एवरी बर्ड कांट फ्लाई इन द स्काई, ये स्टेटमेंट है। बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है गलत। एवरी बर्ड कांट फ्लाई इन द स्काई। 10 सेकेंड लो और सोचो, बताओ कि ये सेंटेंस सही है गलत। मैं इसका आंसर तुरंत नहीं दूंगा, तुरंत दे दूंगा तो तुम समझ सीख नहीं पाओगे। सेंटेंस को हमेशा सोचने के लिए कुछ देर अपने आप को दिया करो। इंग्लिश तभी आएगी बेटा जब अपने आप को आप एनालिसिस मोड पे लेके जाएंगे। अगर आप सिर्फ ये गणित की तरह चाहते हैं सीखना फार्मूला लगाकर, तो इंग्लिश में फार्मूला नहीं होता। सोच लिया भाई? चलिए देखिए, लिखा है एवरी बर्ड कांट फ्लाई इन द स्काई। कहने वाला क्या कहना चाह रहा होगा? देखो, अगर मैं एवरी का मीनिंग समझाऊं आपको, तो बेटा एवरी का जो मतलब होता है वो ऑलमोस्ट होता है ऑल। जैसे मैंने आपको कहा कि आई कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन। आई कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं प्रत्येक सवाल सॉल्व कर सकता हूं, इज इक्वल टू मैं सारे कर सकता हूं। इट मीन्स आई कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर आई कैन टीच एवरी स्टूडेंट, आई कैन टीच एवरी स्टूडेंट, मैं प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ा सकता हूं, तो कहने वाला क्या कहना चाह रहा है कि सर मैं सारे विद्यार्थी को पढ़ा सकता हूं। इसका मतलब कि आई कैन टीच ऑल स्टूडेंट्स। सो आई कैन टीच ऑल स्टूडेंट्स, तो एवरी का मतलब ही होता है बेटा ऑल, ध्यान रखना। अगर तुम ये कह रहे हो कि एवरी बर्ड, नेगेटिव का मतलब क्या कि यहां रखा सब्जेक्ट ये वाला काम नहीं कर सकता। जैसे आपने कहा सर आई कांट डू सो, तो मतलब क्या हो रहा है? मतलब कांट का मतलब इम्पॉसिबल है। किसके लिए? इस आदमी के लिए ये वाला काम करना इम्पॉसिबल है। वैसे ही इस आदमी के लिए ये वाला काम करना इम्पॉसिबल है, कांट लिखने का मतलब है। कांट का मतलब मॉडल ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। कांट का मतलब होता है मॉडल ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। तो मॉडल ऑफ इम्पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि जो सब्जेक्ट होगा वो काम नहीं कर सकता, उसके लिए इम्पॉसिबल है। तो कहने तुम यही चाह रहे होगे कि ये जो आदमी है वो ये वाला काम नहीं कर सकता, जबकि तुमको पता है कि चिड़िया उड़ने का ही तो काम करती है। चिड़िया उड़ने का ही तो काम करती है, तो तुम ये कैसे कह पा रहे हो कि चिड़िया उड़ नहीं सकती? इसका मतलब है कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा होगा कि प्रत्येक चिड़िया उड़ नहीं सकती, इसका मतलब सारी चिड़िया उड़ नहीं सकती? नहीं, वो ये चाह रहा होगा कहना कि भाई साहब हर चिड़िया नहीं उड़ सकती, मतलब कुछ चिड़िया ऐसी हैं जो उड़ सकती हैं, कुछ हैं जो नहीं उड़ सकती, वो ये कहना चाह रहा है। लेकिन तुम लिख के क्या बैठ गए कि ऐसी कोई चिड़िया होती ही नहीं है जो ये काम कर पाए, क्योंकि निगेशन यहाँ लगा हुआ है। तो निगेशन का मतलब ये हुआ कि इम्पॉसिबल है इनके लिए ये वाला काम करना, जबकि ऐसा नहीं है, ये वाला कम हुआ, यही लोग करबे करते हैं। हाँ, वो अलग बात है, कुछ होते हैं चिड़िया जो नहीं उड़ पाती। इसका मतलब निगेशन आपने जो सेंटेंस का, इस सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो रॉन्ग है, पहली बात तो। अच्छा, ग्रामर भी इसकी रॉन्ग है। कॉन्टेक्स्ट रॉन्ग कैसे समझ में आ गया? कॉन्टेक्स्ट रॉन्ग ऐसे है कि ऐसी कोई चिड़िया नहीं होती जो उड़ पाए, ऐसा नहीं हो सकता, चिड़िया उड़ती ही है। इसका मतलब कहने वाला गलत कह रहा है। दूसरी बात, ग्रामर की बात करेंगे तो ग्रामर में ये कहा गया बेटा कि जो एवरी होता है, जो ईच होता है, एवरी है, ईच है ना, ईदर है, इन सब का इस्तेमाल बोथ है ना, इन सब का इस्तेमाल ऑल है, इन सब का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में किया करो। हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में किया करो इन सभी शब्दों का इस्तेमाल। इनका इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में मत किया करो। जब नहीं करोगे तो देखो, इसके ये आपने एवरी का इस्तेमाल नेगेटिव में कर लिया, तो लो ग्रामर भी गलत और कॉन्टेक्स्ट भी गलत। सही करके कैसे लिखोगे? सही करके बेटा ऐसे लिखोगे, आप इस नॉट को हटा के वहां लगा लो पहले। अब आप बोलो नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई इन द स्काई। नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई इन द स्काई। अब नॉट कहां लगा है? इस एवरी के साथ। कह रहा है कि हर चिड़िया नहीं। निगेशन मेरा बर्ड पे है, निगेशन एक्शन पे नहीं है। इस बार निगेशन बर्ड पे है कि हर चिड़िया नहीं, कुछ चिड़िया उड़ सकती हैं।
तो नॉन निगेशन हमारा अब फ्लाई से उठकर कहाँ आ गया, बर्ड पे आ गया। तो अब देखो बर्ड एक नाउन है, नाउन के पहले ये एडजेक्टिव डिटर्मिनर के फॉर्म में है और एडजेक्टिव क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब नॉट एडवर्ब होता है। तो नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई इन द स्काई, तो निगेशन इस बार इस बर्ड के ऊपर है, क्योंकि हम यही कहना भी चाह रहे होंगे कि हर चिड़िया नहीं, कुछ चिड़िया उड़ सकती है। तो नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई इन द स्काई, तो नॉट एवरी बर्ड का मतलब सम बर्ड्स, नॉट एवरी बर्ड का मतलब सम बर्ड्स। तो ये सेंटेंस हो जाएगा कि सम बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई। तो ये रॉन्ग सेंटेंस था, इस रॉन्ग सेंटेंस को राइट करके ऐसे लिखना पड़ेगा। कल इसके ऊपर हम लोग एक दो सवाल और करेंगे ताकि आप समझेंगे कि आखिर ये यहाँ से आकर सही कैसे हो गया और नॉट को हम बाहर कैसे लेके पाए। थोड़ा हम नॉट के बारे में 2-3 मिनट बात करेंगे कि निगेशन कैसे कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।